मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। इतिहास की क्लास पहले होगी, लेकिन उसके पहले जो है बहुत दिनों से एक टेस्ट हुआ था, उसका जो है पुरस्कार रह गया था बांटना। जो है मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं ध्यान भी नहीं रह जाता था पढ़ाई लिखाई में व्यस्तता के कारण। लेकिन ये प्रक्रिया है, चलती रहेगी, निरंतर टेस्ट होते रहेंगे और टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो उससे प्रेज बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो मैं इस चक्कर में था कि कुछ मार्केट में कुछ अच्छा चीज़ दिख जाए, और जा नहीं पा रहा हूँ मार्केट कि पुरस्कार कुछ ले आऊँ मार्केट से, लेकिन अभी फुहारे पे जा नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो चलो अभी जब तक कैश से ही काम चला लेंगे। तो टेस्ट हुआ था एक इतिहास का, शायद इतिहास का ही हुआ था ना, खाली इतिहास का था। तो उसमें जो है 30 प्रश्न हमने दिए थे और 30 प्रश्नों में बच्चों का बढ़िया स्कोर रहा है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम यहाँ पे पुरस्कृत करते हैं। तो उसी कड़ी में जो है ज्ञापम के बैनर तले मैं ज्ञापम का फाउंडर राजेंद्र कुमार प्रजापति इन बच्चियों को पुरस्कार स्वरूप जो है कुछ राशि प्रदान करना चाहूँगा। तो वो आएँ और साथ में जो है अपनी कुछ बातें भी शेयर करेंगे कि उन्हें जीवन में क्या करना है। ठीक है, तो 1-2 मिनट में जो है अपनी बातें भी बताएंगे। तो पहला पुरस्कार जो है कुमारी चंचल, इनको जो है प्राप्त हुआ है पहला पुरस्कार। तो चंचल जो है इन्होंने ये पढ़ने में तो इसका आईक्यू बहुत बढ़िया है, आईक्यू काफ़ी अच्छा है। 30 प्रश्न में, इतिहास के 30 प्रश्न में इन्होंने 30 प्रश्न सही किए हैं। इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। आप जो है अपना पुरस्कार प्राप्त करिए। इन्होंने 30 प्रश्न इतिहास के दिए थे, 30 में 30 सारे प्रश्न सही, एक भी गलत नहीं किया है। लेकिन ये पढ़ती नहीं है घर पे, ऐसा सुनने में आया है। अगर पढ़ेगी तो ये बहुत अच्छा कर सकती है। तो अपने कुछ विचार आप यहाँ पर व्यक्त करिए कि आप जो है पढ़ करके, मतलब आप ज्ञापन में पढ़ रही हैं यहाँ पर, जैसा कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं यहाँ से पढ़ करके, जो है मतलब इस कोचिंग से तैयारी करके फिर क्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका? सर जज बनना चाहती हूँ। जज बनना चाहती हैं, बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां बजाइए। और इसी कड़ी में दूसरा पुरस्कार कुमारी निशा को जाता है। इन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है, 30 में शायद इनको 24 मार्क्स मिले हैं। कुमारी निशा अपना पुरस्कार ले जाएं आकर के। इन्हें भी जो है, इन्होंने दोनों बहनें हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। और आपका मैं राय जानना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारी शिक्षा का कितना आप यूज करना करती हैं और कितना आप आगे भविष्य में इस शिक्षा का उपयोग करके जीवन में क्या बनना चाहती हैं? कुछ आप 2 शब्द कहेंगे इस बारे में? सर आपके जैसा टीचर। बहुत सही, चलिए कुछ तो कॉपी कर रही है मेरे को। तीसरा पुरस्कार जो है करिश्मा जी के लिए है। तो करिश्मा ने भी अच्छा स्कोर किया था 30 प्रश्नों में। इन्होंने मतलब अभी शुरुआत है, और ये जो है इनको 3rd पुरस्कार मिलता है। मैं भी इनसे जानना चाहूँगा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, बहुत साझा करें। सर मैं IPS बनना चाहती हूँ। बहुत सही, गुड। देखो ये IPS बनना चाहती हैं। देखो जब आप बड़े सपने देखोगे ना, तभी उसे आप पूरा करने का जो है अपना जो संधान करोगे। अभी से अगर आपने लक्ष्य नहीं, कल मैंने बताया था ना कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य क्लियर होगा, गोल दिखाई देगा, तभी आप जो है अपने लक्ष्य को संधान कर सकते हो, उसे भेद सकते हो। और जब लक्ष्य ही नहीं पता होगा, इसलिए अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। मैंने अपने जीवन में, शायद हो सकता है मुझे बनना था, इसलिए हमारे स्कूल में क्या होता था कि मतलब डेली किसी न किसी क्लास के बच्चों की बारी रहती थी और वो अपना इंट्रो देते थे स्टेज पे जा करके कि आई एम फलाना, आई वांट टू बिकम ये सब अंग्रेजी में तो सीखा जाता था धीरे धीरे बोल करके। तो मैंने मतलब ऐसे ही जैसे निशा बोल कर गई कि मैं आपके जैसा टीचर बनना चाहती हूँ, तो मुझे बनना तो कुछ और था, साइंटिस्ट बनना चाहता था मैं, सही बताऊँ। लेकिन मतलब वहाँ कोई मजाक ना बनाए मेरा, तो मैंने कहा आई वांट टू बिकम ए गुड टीचर। और सरस्वती जी बैठी थी उस समय, शायद जिह्वा पे सरस्वती जी विद्वान नहीं होंगी, तो मैं एक टीचर ही बन गया। और बनना तो मुझे साइंटिस्ट था, और ऐसा कुछ रहा कि आगे जा कर के रास्ते भी वैसे ही चेंज होते चले गए। हाई स्कूल के बाद
साइंस साइड मिली नहीं, आर्ट साइड ले लिया। क्योंकि कॉलेज छोड़ना पड़ता साइंस साइड लेने के लिए, वहाँ कुछ नॉर्म्स थे। तो उस साल जो है ऐसा हुआ था कि मैथ्स में बहुत कम बच्चों के मतलब नंबर आए थे, सिर्फ पास हुए थे हम लोग। 19 बच्चे हमारे क्लास से मैथ में फेल भी हुए थे, हम तो पासिंग वाले थे। तो इसलिए हम लोगों को ये कहा गया कि तुम लोग आर्ट साइड वाले हो, साइंस नहीं मिलेगा। तो हाई स्कूल के बाद से ही ट्रैक चेंज हो गया। तो फिर जो साइंटिस्ट बनने का सपना था वो वहीं बंद हो गया। तो फिर आगे जो है इस तरीके से काम करते गए। फिर उसके बाद प्रशासन में जाने का सपना था, लेकिन अब ये है कि वही ये सही टाइम पर डायरेक्शन नहीं मिल पाना, सही दिशा निर्देश ना मिल पाना। और हम लोग जब ग्रेजुएट करने गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन को हम लोग ऐसे ही मस्ती में ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, साइकिल पे बैठ करके जो है स्कूल जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से आ करके बस वही समझते थे कि अभी तो हमारे भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, वो पहले बन जाएं। भैया लोग मतलब जो हमारे इलाहाबाद में जो पहले से जो भी लोग थे हमारे मतलब जानने वाले, तो हम लोग कहते थे भैया लोग अभी तान के पढ़ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ने तो दबा के, हम लोग तो अभी ग्रेजुएशन कर लेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ग्रेजुएशन को ही अपना मतलब ग्रेजुएशन से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। तो वो ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया और सेलेक्ट हो गए। हमारे साथ ही एक लड़का पढ़ता था, केशव मौर्य नाम था। तो वो लड़का जो है ग्रेजुएशन से ही, क्योंकि उसके भैया पहले से ही जो है पीसीएस में सेलेक्ट हो गए थे। उसके पिताजी वैसे तो लेबर थे, वहीं जो है गन्ने की फैक्ट्री थी शुगर मिल में, तो शुगर मिल में उसके पिताजी जो है लेबर हुआ करते थे। लेकिन भैया पहले तैयारी किए, तो भैया जो है उसके सेलेक्ट हुए थे, इसी में शायद आरटीओ वगैरह हुए थे, और भैया के निर्देशन में वो लड़का भी पढ़ता रहा। तो वो 18-18 घंटे बीए में पढ़ता था। जब हम लोग बीए करते थे 18-18 घंटे पूरा किताब, मतलब कौन से पेज पे क्या लिखा है पूछ लो उससे। तो और गांव का लड़का था, साइनेस थी उसके अंदर, शर्मिलापन था। तो लोग मजाक बनाते थे कि रिटर्न हो गया उसका, जब आईएएस का मतलब लिखित परीक्षा पास कर लिया, इंटरव्यू का जब दौर आया तो लोग कहते थे अरे ये क्या बोल पाएगा इंटरव्यू में, गाँव का लड़का है, ज़्यादा बोल नहीं पाता है। लेकिन मतलब साइनेस की वजह से हालांकि इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन लिखित परीक्षा में इतने अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए थे कि उसको जो है आईपीएस मिल गया था। हमने बताया था आईएएस मतलब जो यूपीएससी में 3 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, मैंने कल बताया था ना, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो आईपीएस मिल गया था, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज में उसका सिलेक्शन हो गया था। और आईपीएस भी, आईएएस से बहुत लोग तो जो टॉपर्स होते हैं उनमें से बहुत लोगों की मतलब लक्ष्य होता है कि हमें आईपीएस बनना है। जिनको पुलिस सेवा में जाना हो, पुलिस में सबसे बड़ा कप्तान बनना है आईपीएस बन करके, तो वो बन गया था ग्रेजुएशन के बाद। पीजी करते करते ही जब हम बीए सेकंड ईयर वो एमए फाइनल हुआ तो उसका रिजल्ट आया और फाइनली चला गया, 23 साल की उम्र में आईपीएस बन गया। तो इस तरीके से जो है लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तभी आप जो है उसको पा सकते हो, गोल को प्राप्त कर सकते हो। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, इतिहास में क्या क्या हम लोगों ने देखा कि जो है प्रशासनिक नीतियाँ देख ली थी, और हम लोग आज जो है भारत में किस तरीके से शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा का विकास देख रहे थे, एजुकेशन का विकास देख रहे थे। तो भारत में शिक्षा का विकास हम लोगों ने अध्ययन शुरू कर दिया था। अब पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कल वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले 1781 में कोलकाता में एक मदरसा स्थापित होता है। याद होना चाहिए कलकत्ता में क्या स्थापित होता है, एक मदरसा। यहाँ से प्रश्न आता है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना होती है और कौन स्थापित करता है, वारेन हेस्टिंग्स। कौन स्थापित करता है, वारेन हेस्टिंग्स, 1781 में। इसके बाद में हमने देखा था 1784 में जो है यहाँ पर जो है कलकत्ता में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, विलियम जोन्स स्थापित करते हैं। और इसके अलावा जो है 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन के नेतृत्व में संस्कृत कॉलेज खोला जाता है, जोनाथन डंकन के नेतृत्व में। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि जो है 1813 का एक्ट आता है, और 1813 के एक्ट के तहत चार्टर एक्ट जिसको बोलते हैं, मतलब एक तरीके से मतलब एक्ट का, चार्टर एक्ट क्या होते थे, कुछ थोड़े बहुत नियम में परिवर्तन। जैसे अभी क्या होता है, हमारे पास हिंदुस्तान के पास भारत का संविधान है, तो संविधान में कभी कभी कुछ चीज़ें परिवर्तित की जाती हैं, नियम कानून बदले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से अंग्रेज जब थे तो अपने कानून मतलब भारत में शासन चलाने के लिए समय समय पर कानून बनाते थे। तो उसी में 1813 का जो है एक छोटा सा चार्टर आया था, और इसको चार्टर अधिनियम कहा गया। तो इस चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा पर 1 लाख
हाँ 1 लाख खर्चा करने की व्यवस्था की गई थी, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो डिस्पैच आया था, वुड का डिस्पैच आया था, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच की जो महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि इसके समय में जो है 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। और प्रश्न यहाँ से आता है, प्रश्न दे देगा, जो शिक्षा के सुधार से संबंधित वुड का डिस्पैच था या वुड का जो घोषणा पत्र था वो किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? विश्वविद्यालय स्तर से, माध्यमिक स्तर से, प्राइमरी स्तर से या हायर सेकेंडरी स्तर से? तो किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित था? विश्वविद्यालय शिक्षा से। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो वुड का डिस्पैच विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था और इसी समय 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। हमने बताया था 1857 के विद्रोह में जो 3 कमिश्नरी थी बड़ी बड़ी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तीनों जगह पर 1857 में वुड डिस्पैच के आधार पर, वुड डिस्पैच की सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग जब उस समय क्या था, गवर्नर जनरल था, तो उसी के समय लॉर्ड कैनिंग के दौरान ही तीनों जगह विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं 1857 में। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए कल वाला वीडियो आप लोग देखिए, उसको पूरा समझिए, तब आगे आप शिक्षा का पूरा इतिहास समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर शुरू से फिर पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आज हम लोग हंटर आयोग से शुरू करते हैं। शिक्षा पर कौन सा आयोग आया? दूसरा, हंटर आयोग। तो इधर हमने सिलेबस वो इसका टॉपिक लिख दिया है, क्योंकि टॉपिक कुछ छूट ना जाए, इसलिए मैंने टॉपिक पहले से लिख दिया है। तो 1882 में जो है शिक्षा पर एक हंटर का आयोग आता है, गठित किया जाता है। शिक्षा पर हंटर आयोग गठित किया जाता है। कब? 1882 में। 1882 में हंटर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया जाता है। अब इस आयोग के अंतर्गत क्या किया था? जो वुड का डिस्पैच आया था, वुड का घोषणा पत्र जो था, चार्ल्स वुड का, उसमें जो चीज़ें सिफारिशें थी वो सब लागू की गई थी और वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो पाई थी। वुड ने जो सिफारिश की थी, क्या उसके हिसाब से सब जगह कॉलेज स्कूल चल रहे थे? तो उसी की समीक्षा के लिए हंटर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया 1882 में, हंटर आयोग। ठीक, लेकिन इसने जो है साथ में क्या दिया था, मतलब इसके अलावा इसका ज़्यादा फोकस प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर था। किस पर फोकस था? प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर फोकस था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हंटर आयोग किस शिक्षा से संबंधित था? विश्वविद्यालयी शिक्षा से, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा से, या जो है प्राविधिक शिक्षा से? तो किस शिक्षा से था? प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा से था। तो ये मेन पॉइंट है, इनको आप नोट करते चलो। तो हंटर आयोग जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करने वाला एक आयोग था। ठीक है, तो इस तरीके से 1882 का जो है आयोग आया, हंटर आयोग। अब इसी दौरान हालांकि कुछ महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ भी स्थापित होती हैं। जैसे 1882 में, इसी के समय 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है इसी दौरान। ठीक, अभी 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई थी 1857 में, हमने देखा था। अब यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1882 में। और जिस विश्वविद्यालय से हम लोग पढ़े हैं 1887 में स्थापित होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी भी बहुत पुराना विश्वविद्यालय है ये भी। 1887 में इसकी भी स्थापना होती है। तो इस दौरान ये विश्वविद्यालय भी इमर्ज होकर के आते हैं, सामने दिखते हैं। और इसका इस जो सिफारिश थी हंटर आयोग की, ये थी कि प्राथमिक स्कूल में भी जो है शिक्षा का सुधार हो और मातृभाषा में। प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल है किस में होना चाहिए? मातृभाषा में। ठीक, हमने उसमें देखा था वुड आयोग ने क्या कहा था कि प्राथमिक तो मातृभाषा में होना चाहिए, और जो मिडिल वाला हाई स्कूल वाला जो शिक्षा है वो मिक्स होनी चाहिए, दोनों भाषाओं में होना चाहिए। एंग्लो वर्नाकुलर में, वर्नाकुलर मतलब मातृभाषा में। और जो उच्च शिक्षा है, डिग्री वाली शिक्षा है, वो किस में होनी चाहिए? इंग्लिश में होनी चाहिए, वुड ने कहा था, वुड वाले उसमें। तो हंटर ने जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा था कि, और माध्यमिक शिक्षा को बताया था कि इसके 2 स्तर होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा में तो इसने बताया कि ठीक है जो है मतलब मातृभाषा में हो, लेकिन जो हाई स्कूल स्तर की जो शिक्षा है उस समय इंटरमीडिएट की शिक्षा इतना ज़्यादा नहीं था, प्राथमिक था, हाई स्कूल इस तरीके से डिजाइन किया गया था। तो इसने कहा था हाई स्कूल स्तर की शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए, 2 स्तर में होनी चाहिए। एक होनी चाहिए व्यावसायिक शिक्षा। ये क्या होनी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। व्यावसायिक का मतलब जैसे कोई बच्चा मतलब आगे जो नहीं पढ़ना चाहता है तो हाई स्कूल के बाद में ही उसे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए या अपना स्वयं का धंधा कर सके, तो ऐसी चीज़ उसको सिखाया जाना चाहिए। जैसे कारपेंटरी सिखाया जा सकता है, पोल्ट्री सिखाया जा सकता है। पोल्ट्री मतलब बर्तन बनाने वगैरह, मिट्टी के बर्तन बनाना,
या जो है शिल्पकारी, तो इस टाइप की चीज़ें हाई स्कूल स्तर से बच्चों को सिखाया जाए, जिससे कि जिसको आगे नहीं पढ़ना हो तो उसे व्यावसायिक शिक्षा मिल सके। जैसे आज भी तो व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं, इंटर में जो है व्यावसायिक वर्ग है कि नहीं, वाणिज्य और व्यावसायिक वर्ग, तो उस तरीके से उसने कहा था कि हाई स्कूल स्तर पे ही ऐसा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो दूसरा लाइन में जाएं और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उसके लिए दूसरा लाइन। और दूसरा बताया था कि इसने जो अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, मतलब जो है डिग्री करना चाहता है, तो वो उसके लिए साहित्यिक जो है शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साहित्यिक शिक्षा। तो हाई स्कूल स्तर की शिक्षा को दो भागों में बांटा गया, व्यावसायिक शिक्षा और साहित्यिक शिक्षा। ऐसी इसकी सिफारिश थी, किसकी? हंटर आयोग की। हंटर आयोग की सिफारिश ये इस तरीके से थी। तो इस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा और साहित्यिक शिक्षा में हाई स्कूल स्तर को विभाजित किया गया। तो इससे इस आयोग से संबंधित मुख्य बातें ये रही कि इस आयोग का गठन, जो उड आयोग था, उड आयोग में जो बातें कही गई थी क्या वो सही ढंग से चल पा रही है ज़मीनी स्तर पर, तो उसको चेक करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया 1882 में। और इसी दौरान दो विश्वविद्यालय इसी की जो है सिफारिश पर, पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय अस्तित्व में आते हैं। और हाई स्कूल स्तर की शिक्षा को इसने बताया था कि दो स्तर होने चाहिए, एक व्यावसायिक होना चाहिए और दूसरा साहित्यिक होना चाहिए। ठीक, तो ये इसकी मुख्य बातें हुई। इसके बाद में जो है भारत में एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। बहुत बदमाश था। इसने जो है फूट डालो राज करो की नीति को एकदम बिल्कुल पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया था। इसने क्या किया था, बंगाल को जो जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर दो भागों में बांट दिया था 1905 में, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो बंगाल का विभाजन किया था। तो इसकी शिक्षा नीति भी तो ऐसे ही होगी, विभाजित करने वाली। तो इसने जो शिक्षा नीति, इसने कहा कि जो है शिक्षा में सुधार के लिए शिमला में 1901 में इसने एक सम्मेलन बुलाया। 1901 में शिमला में जो है एक सम्मेलन बुलवाता है, कौन? लॉर्ड कर्जन। 1901 में शिमला में सम्मेलन हुआ और वहाँ पर जो है थॉमस रैले, जो सर थॉमस रैले थे, उनकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। किसके अध्यक्षता में? सर थॉमस रैले के आयोग। तो ये विश्वविद्यालय अधिनियम था। इस विश्वविद्यालय अधिनियम में लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रैले या टॉमस या थॉमस, कुछ भी कह सकते हो, थॉमस रैले एक विद्वान थे, इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग, चलेगा ना, वी लिखूंगा तो, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। आयोग मतलब कमीशन, एक कमीशन बनाया गया। किसके अध्यक्षता में? थॉमस रैले की अध्यक्षता में। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस आयोग में दो भारतीय सदस्य भी थे। इस आयोग में, यहाँ से प्रश्न आता है कि रैले आयोग में दो भारतीय सदस्य थे, तो उनमें से दो के नाम आपको याद होने चाहिए, ऑप्शन में दे देगा। 4 नाम पूछेगा, इनमें से कौन सदस्य थॉमस रैले के जो है आयोग में मेंबर था। तो कौन था? एक था जो है आपका बिलग्रामी, सैयद अहमद बिलग्रामी। ठीक है, सैयद अहमद बिलग्रामी, इसका नाम याद रखना है। पूरा नाम ना याद रहे तो बिलग्रामी याद रखो, बिलग्रामी से आता है। और दूसरा था गुरुदास बनर्जी, दूसरे थे गुरुदास बनर्जी। तो दो अध्यक्ष कौन थे? भारतीय थे। थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, उसमें अंग्रेज तो थे ही, अंग्रेजों के साथ में दो भारतीय भी थे, सैयद अहमद बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। तो यहाँ से प्रश्न आता है, इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए, सैयद अहमद बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। तो ये दो भारतीय सदस्य भी थे इस आयोग में। ठीक, अब इस आयोग की जो बातें थी वो क्या क्या थी, मुख्य बातें, हालांकि मतलब यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन ये दो जो नाम है इनको आपको याद रखना है, सैयद अहमद बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। इसके बाद में जो है 1913 का सरकारी प्रस्ताव आता है। 1913 का ये सरकारी प्रस्ताव आता है। इस प्रस्ताव में भी कुछ बातें आती हैं, जैसे कि प्रांतों को जो है थोड़ा बहुत स्वायत्तता दे दी जानी चाहिए। ये बातें कही जाती है सरकारी प्रस्ताव में कि जो है सभी प्रांत, उसमें जितने भी प्रांत थे, सभी प्रांतों में क्या होना चाहिए, जो विश्वविद्यालय या कॉलेज स्थापित होने चाहिए। तो ये सरकारी प्रस्ताव में बात आती है। फिर मुख्य आता है सैडलर आयोग, 1917 का सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, उड आयोग, हंटर आयोग, सैडलर आयोग, हार्टोग आयोग। अब इनको दे देगा इधर उधर करके दे देगा, फिर कहेगा इनको सीरियल से लगाओ, इनको सीरियल से लगाओ। अभी सारे पढ़ लेंगे, फिर आप जो है इनका एक क्रम याद करा देंगे जो मुख्य हैं। ठीक, प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में 4 दे देंगे, कहेंगे इनको सीरियल से लगाओ आने के क्रम में, तो वो अभी इनमें से जो मुख्य हैं उनको बता देंगे। तो सैडलर आयोग जो है 1917 में गठित किया गया था
उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित ही हो चुका था। कब हुआ था? 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब कलकत्ता वहाँ जनसंख्या काफ़ी थी। जो आपका ये वाला क्षेत्र है, बंगाल वाला क्षेत्र है भाई, वहाँ पे आज भी जनसंख्या ज़्यादा है। भारत इस समय भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व बिहार में है। पहले बंगाल हुआ करता था, इसके पहले बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल में अभी भी जनसंख्या घनत्व बहुत है, काफ़ी पॉपुलेशन है इस क्षेत्र में, बंगाल में। तो बंगाल में जो यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। जैसे आज के समय में हमारे स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो बढ़ जाती तो समस्याएँ भी तो बढ़ जाती हैं कॉलेज की। तो ऐसे ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बहुत कुछ समस्याएं बढ़ गई थी। तो उस समस्याओं के समाधान के लिए सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन करती है सरकार, सैडलर आयोग। कौन सा आयोग? सैडलर आयोग। तो सैडलर कहता है कि सबसे पहले इस समस्या का समाधान तब होगा जब इसके आसपास एक नई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो उस विश्वविद्यालय से बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एक अन्य विश्वविद्यालय की भी आवश्यकता है। तो ऐसा किसने कहा? सैडलर आयोग ने कहा। तो सैडलर आयोग ने जो है ढाका में कहा कि एक विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए। कहाँ पर? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। तो उस समय बांग्लादेश, ये सब बंगाल का ही तो भाग था। पहले बांग्लादेश कहाँ था? पहले तो बांग्लादेश आज का बिहार, आज का उड़ीसा, ये सब मिला के क्या था? बंगाल प्रांत था। सूबा था किसका? अवध का, वो उसका मुगल का सूबा था बंगाल। तो इसने कहा कि जो है ढाका में क्या एक अनुषंगी विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? एंसिलरी बॉडी खोलना चाहिए, अनुषंगी, एक अनुषंगी विश्वविद्यालय होना चाहिए ढाका में। तो ढाका में अनुषंगी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किसने किया था? सैडलर ने, सैडलर महोदय ने। और इसके अलावा इसी दौरान कई और जो है विश्वविद्यालय स्थापित हुए। सैडलर आयोग के दौरान ही भारत में कई विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कौन सा विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1916 ईस्वी में मैसूर का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। कहाँ पर? मैसूर। ये आप मानचित्र में भी देखते चलना, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। 1916 में मैसूर हम लोग पढ़ चुके हैं। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी। ठीक, तो मैसूर राज्य में, मैसूर में यहाँ पर है मैसूरू। ठीक, तो मैसूर में एक यूनिवर्सिटी स्थापित होती है कब? 1916 में। और 1916 में ही जो है आपका बनारस विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है। किसकी? बनारस की। बनारस में जो आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, वो 1916 में ही स्थापित हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। तो बनारस में भी विश्वविद्यालय स्थापित होती है। और 1917 में जो है, तो बनारस ये हो गया। 1917 में पटना में विश्वविद्यालय स्थापित होती है। कहाँ पर? पटना में। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। तो 1917 में पटना में एक विश्वविद्यालय स्थापित होती है। और इसके अलावा 1918 में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित होती है आपका। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय ना, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। कहाँ पर था? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय स्थापित होता है। हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय, तो याद रखना है, उस्मानिया हैदराबाद में। और इसके बाद में 1920 में हाँ, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ कहाँ पर है? ये रहा आपका आगरा के पास में, आगरा से 100 किलोमीटर दूर। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय, यही बाद में चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। बनारस बाद में चल करके क्या बनता है? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU इसी को कहते हैं ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यही अलीगढ़ विश्वविद्यालय बाद में चल करके क्या बना? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और 1921 में हमारे प्रांत के राजधानी का जो है विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय। हाँ, तो ये आप इनमें से भी क्रम आ जाता है किस क्रम में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो याद रखना है 1916 मैसूर, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1916 में पटना वाला, ये बनारस वाला याद रखना है। 17 में पटना, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अलीगढ़ और लखनऊ ये जानना जरूरी है। 1920 में अलीगढ़ स्थापित हुआ, 1921 में लखनऊ स्थापित हुआ। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1887। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो गया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा हो गया? इलाहाबाद। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, फिर अब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से जो है ये सैडलर आयोग के अंतर्गत जो है स्थापित क्या थे, इसकी सिफारिशों पर स्थापित क्या थे, ये विश्वविद्यालय थे। इसने कहा था और भी विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए
क्योंकि भाई देख रहे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के में भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी, तो ढाका में स्थापित हुआ और उसके अलावा ये सारे विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए इसके सुझावों पर। तो ये सैडलर आयोग देख लिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। इसके बाद में भारत में 1919 में द्वैत शासन प्रारंभ हो जाता है। द्वैत शासन, हमने बंगाल में द्वैत शासन देखा था, तो अब यहाँ पर द्वैत शासन का जो है नियम कानून थोड़ा बदल जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन लागू करते हैं अंग्रेज। कहाँ पर? प्रांतों में द्वैत शासन। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखो कि 1919 में भारतीय इतिहास में जो प्रांतों में अंग्रेजों ने क्या लागू किया था? द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब होता है दो लोग मिलकर के शासन करेंगे, दो बॉडी शासन करेंगी, तो द्वैत शासन लागू हुआ था। अब जो केंद्रीय सत्ता थी, जो अंग्रेज थे सेंट्रल, जो इन्होंने कलकत्ता से जो संचालित करते थे अंग्रेज, इन्होंने कहा कि जो है केंद्र अब शिक्षा में ज़्यादा कोई अनुदान नहीं देगी। केंद्र जो है शिक्षा से अपना अनुदान वगैरह सब वापस ले रही है। तो केंद्र के जो केंद्र के अनुदान और उन चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया किसने? जो है केंद्र के जो है अंग्रेजों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो केंद्रीय सरकार थी उसने अब प्रांतों को जिम्मेदारी दे दी कि प्रांत क्या करेंगे? अपनी शिक्षा जो है नीति चलाएंगे और शिक्षा स्थापित करेंगे। तभी तो आज के समय में शिक्षा नीति, मतलब शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। जब हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सूची पढ़ेंगे, जो है एक संघ सूची, एक जो है राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। तो अब ये शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात उसमें केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। तो अब यहाँ पर जो है शासन से ये बात आई कि अब जो है शिक्षा में राज्यों का जो है हस्तक्षेप होगा, राज्य अपना कानून बनाए, नियम बनाए, और हम केंद्र जो है पैसे भी नहीं देगी, वित्त भी नहीं देगी। तो ऐसा करने पर क्या हुआ? जो है शिक्षा का पतन हुआ। जब केंद्र वित्त नहीं देगा, केंद्र जो है पैसे नहीं देंगे, तो क्या होगा? उसका पतन होगा। तो इस तरीके से जो है इसका पतन हुआ था इस शिक्षा का। इसके बाद में फिर आ जाता हार्टोग आयोग। कौन सा आयोग? हार्टोग। इसने बड़ा विभेदनकारी नीति बनाई। 1929 में कौन सा आयोग आता है? हार्टोग आयोग। तो इससे याद रखना है, हार्टोग आयोग शिक्षा के मतलब विकास से संबंधित था। इसने कहा था कि गांव के बच्चे आगे न बढ़ पाएँ, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि गांव के बच्चे गंवार ही रह जाएं। तो हार्टोग आयोग ने कहा था कि ग्रामीण शिक्षा जो है वो क्षेत्रीय भाषा में तो होनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण शिक्षा में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि गांव के बच्चे गांव में ही रह जाएं। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, डिग्री में जाना चाहते हैं, और जो अच्छे बच्चे हों, उन्हीं को वहाँ मौका मिलना चाहिए। गांव के सभी बच्चे डिग्री में प्रवेश ना ले पाएँ, तो ऐसा इसने रोक लगा दिया था। ऐसा इसने फिल्टर लगा दिया कि गांव के सारे बच्चे जो है डिग्री में ना पहुंच पाएँ, उच्च शिक्षा में ना पहुंच पाएँ। तो हार्टोग ने ग्रामीण बच्चों की जो है पाठशालाओं को ऐसा बना दिया, डिजाइन कर दिया कि सिर्फ जो अच्छे बच्चे हों, मतलब काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हों, उन्हीं को कहाँ भेजा जाए? डिग्री कॉलेजों में। बाकी सब गांव के बच्चे वहीं रह जाएं, गांव में ही रह जाए। तो हार्टोग आयोग जो है 1929 का एक ऐसा आयोग था जो बहुत नेगेटिव बातें करता है। ठीक, इसके बाद में हमारे गांधी जी भी काहे को पीछे रहेंगे भाई? गांधी जी भी वर्धा में बैठे बैठे वर्धा प्रस्ताव ले आए, कहे हम भी जो है प्रस्ताव गांधी जी लेके आएंगे तो फिर गांव की बात करेंगे, गांव स्वायत्त हो। तो इन्होंने कहा था कि जो है ग्रामीण एजुकेशन, प्राथमिक पाठशालाएं अच्छी तरीके से होनी चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, और जो है उसमें जो है काफ़ी स्वायत्तता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, उठा लेंगे। तो इस तरीके से वर्धा आयोग 1937 में गांधी जी के नेतृत्व। तो यहाँ से खाली इतने प्रश्न आता है, वर्धा आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और ये किसका जो है आयोग, मतलब किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी ने। गांधी जी की एक पत्रिका थी हरिजन, गांधी जी की एक पत्रिका थी हरिजन। तो हरिजन पत्रिका में अपनी इस वर्धा योजना को लिखा था, वर्धा योजना के बारे में लिखा था कि ये जो है हमारे स्कूल की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ से दो ही टाइप के प्रश्न आते हैं। वर्धा आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और किसने प्रस्तावित किया था? गांधी जी ने प्रस्तावित किया था। और किस पत्रिका में प्रस्तावित किया था? हरिजन पत्रिका में। लेकिन 1739 के 2 साल बाद 37 के 2 साल बाद 1739 में दुनिया में छिड़ जाता है दूसरा वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार छिड़ जाता है। अब भारत भी इससे प्रभावित हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध से। भारत के भी जो है सैनिक युद्ध में जो है लगाए गए थे अंग्रेजों की तरफ से। तो भारत के जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इस समय अभी तक चुनाव हो चुके थे, उस 1937 का चुनाव हुआ था, प्रांतीय सरकार बन गई थी। तो भारत के बहुत सारे मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में बैठे थे। तो इन सब ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया, कहा कि हम युद्ध का विरोध करते हैं। तो युद्ध का विरोध करते त्यागपत्र दे दिया। तो गांधी जी की जो योजना थी वो दबी की दबी रह गई।
हरिजन में ही लिखी रहेगी, वो आगे आई ही नहीं। तो गांधी जी की वर्धा प्लान जो है असफल नहीं कहेंगे, वो लागू ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस्तीफा दिया। अब भाई मंत्रिमंडल के सदस्य होते, वहाँ पर जो है पर्चा प्रस्तुत किया जाता कि जो है गांधी जी का ये प्लान है, वर्धा प्लान, इसके हिसाब से जो है भारत में शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब वहाँ जो है कानून बनाने वाले लोग ही इस्तीफा देकर घर आ गए, तो फिर कानून कौन बनाएगा? तो इसलिए 1939 की विश्व युद्ध छिड़ जाने की वजह से गांधी जी की वर्धा योजना जो है वही मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, क्रियान्वित नहीं हो पाई। उसके बाद में सार्जेंट महोदय आते हैं 1944 में। सार्जेंट महोदय, इन्होंने सबसे पहले बात की थी 6 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा क्या होनी चाहिए? निःशुल्क होनी चाहिए। इन्होंने सबसे पहले बात की थी, किसी आयोग के माध्यम से बात अगर की गई थी तो कौन से आयोग से? सार्जेंट आयोग। 1944 में सार्जेंट आयोग के माध्यम से कहा गया था कि भारत के जो 6 से ले जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, 6 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये बात सबसे पहले किस आयोग ने कही थी? सार्जेंट आयोग ने। यहाँ से प्रश्न आता है। तो सार्जेंट आयोग की ये बात थी। और इसके अलावा यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले किस रियासत ने अपने रियासत के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की थी? तो बड़ौदा की रियासत ने। बड़ौदा की रियासत ने इसके पहले ही इस बात को, बड़ौदा रियासत हुआ करता था ना, बड़ौदा रियासत था। बड़ौदा के कौन थे? वैसे गायकवाड़ होते थे ना, बड़ौदा के कौन थे? गायकवाड़। तो बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा 1906 में ही लागू कर दी थी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए। तो ये प्रश्न 1-2 बार आया है परीक्षा में, किसी परीक्षा में आया है कि भारत में सबसे पहले किस रियासत ने अपने रियासत के बच्चों के लिए, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की थी? तो बड़ौदा के बड़ौदा के राजा ने, वहाँ के गायकवाड़ों ने। तो 1906 में। लेकिन जो कानून के रूप में जो आया था, जो मतलब एक आयोग के रूप में किसी का सुझाव था, तो किसका सुझाव था? सार्जेंट महोदय का 1944 में। अब इसके बाद में भारत क्या हो जाता है? आज़ाद। भारत अब क्या हो जाता है? आज़ाद। 1947 में आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद आज़ाद भारत का पहला आयोग राधा कृष्णन के नेतृत्व में आया। 1948 में राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में आज़ाद भारत का पहला आयोग गठित किया गया। तो प्रश्न यहाँ से अक्सर आता रहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित किया गया? राधा कृष्णन के नेतृत्व में 1948 में। तो यहाँ से ये इतना प्रश्न आता है। अब इसके अलावा इनके समय के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे राधा कृष्णन आयोग के समय के। इन्होंने कहा था कि जो है भारत में जो है ये आयोग होना चाहिए शिक्षा का, मतलब UGC होना चाहिए, ये ग्रांट कमीशन होना चाहिए, जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होना चाहिए, विश्वविद्यालय जो है अनुदान आयोग होना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि UGC के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले किस आयोग ने रखा था? राधा कृष्णन आयोग ने। किस आयोग ने? राधा कृष्णन ने। तो UGC का गठन 1953 में हो जाता है। कब होता है? 1953 में। अब यही UGC है जो अभी तक क्या करती थी? नेट वगैरह की परीक्षा कराती थी। नेट वगैरह की परीक्षा, नेट जैसे आप नेट क्वालिफाई करके, नेट एक मतलब सर्टिफिकेट है, उसे क्वालिफाई करके आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए वैलिड हो जाते हो। डिग्री कॉलेज की वैकेंसी निकलेगी तो वहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा काम पहले कौन करता था? UGC करती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करती थी। और ये किसकी सिफारिश पर गठित हुआ था? राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। कब? 1953 में ये अस्तित्व में आ गया था। तो यहाँ से प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर UGC का क्या हुआ था? गठन किया गया। ठीक। इसके अलावा इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ के जो महत्वपूर्ण तथ्य वही बता रहे हैं, बाकी PDF में सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जो प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा, वैसा नहीं है कि यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हों, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही बता रहे हैं, जो आते हैं। कभी कभी आए हैं प्रश्न, नहीं तो बाकी मैंने PDF में लिख दिया है, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। ज़्यादा जो यहाँ वही फोकस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक। तो इसके बाद में कोठारी आयोग 1964 में गठित किया गया। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग। अब यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण जो कोठारी आयोग की बात थी, सुझाव था, वो था कि भारत में शिक्षा त्रिभाषा में होना चाहिए। कौन सी भाषा में? त्रिभाषाई शिक्षा होनी चाहिए, 3 भाषाओं में। तो ये त्रिभाषाई क्या चीज़ है? ये विवाद कभी कभी उठता रहता है। ये चीज़ अभी जाने रहोगे तो आगे आने वाले भविष्य में आप किसी से भी इस मैटर पे डिबेट कर सकते हो। यानी भारतीय शिक्षा अभी कुछ समय पहले भी जब BJP गवर्नमेंट आई थी
उसके आने के बाद ही भारत में ये विवाद कई जगह उठना शुरू हो गया था कि जो है अब जो अदर लैंग्वेज, मतलब पहले कुछ लोग जो है त्रिभाषाई भाषा के उसमें जो है कुछ फ्रेंच पढ़ाते थे अपने स्कूलों में, कुछ जो है रशियन पढ़ाते थे, तो वो सब हटा करके संस्कृत कर दिया गया वहाँ पर। तो ये सब कुछ विवाद थे। तो त्रिभाषा मतलब स्कूल कॉलेज में, स्कूलों में मोस्टली तीन भाषाओं को अनिवार्य किया जाना चाहिए। एक तो जो भाषा वहाँ की लोकल है यानी क्षेत्रीय, एक तो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, और दूसरा हिंदी, दूसरा क्या, हिंदी, और तीसरी जो है अंग्रेजी। तीसरी भाषा कौन सी, अंग्रेजी। इसी को कहा गया त्रिभाषाई फार्मूला। इसको क्या कहा गया, त्रिभाषाई फार्मूला। तो ये तीन भाषा के माध्यम से, लेकिन अब हिंदी मान लो, दक्षिण भारत के राज्य हिंदी नहीं पढ़ाते हैं ना। हिंदी तो कहाँ पढ़ोगे, उत्तरी भारत में आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है मध्य प्रदेश, पंजाब तक पहुँच जाओ, ठीक, राजस्थान तक, ये सब हिंदी भाषी हैं। लेकिन दक्षिण में बहुत चिढ़ते हैं, केरल चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, वहाँ हिंदी में बोल दो तो जो है देखेंगे आँख फाड़ करके कहाँ से आ गया ये, ठीक है। तो ये लोग हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी को प्रेफर करते हैं, बल्कि इनकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें ये मतलब अपना जो है रखती हैं मतलब पकड़, लेकिन हिंदी से ज़्यादा ये अहमियत देते हैं अंग्रेजी को, हिंदी से ज़्यादा ये अहमियत अंग्रेजी को देते हैं। तो ये बहुत विवाद रहा है। त्रिभाषाई फार्मूला जब से लागू हुआ है, ये कब से आया था, कोठारी आयोग के 1964 से, तब से ये विवाद हमेशा रहा है, आज तक विवाद बना हुआ है। दक्षिण भारत वाले अभी तक अंग्रेजी को, वो हिंदी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, तभी तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। कहते ना हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। क्योंकि जब जब लोगों ने बात उठाई कि हिंदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए भाषा का, तब तक लोगों ने, दक्षिण भारत के लोग खड़े हो गए सीना तान करके, कह रहे नहीं, अगर हिंदी को करोगे तो हमारा मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी है, इनको रखो, इनको भी ले जाओ। तो जनसंख्या के आधार पे हम कहते हैं हिंदी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन दक्षिण भारत वाले हमेशा विवाद करते रहते हैं। तो अभी जापान जैसे देश में एक भाषा है, सब लोग एक भाषा में बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है विवाद नहीं रहता। ये सब विवाद में पढ़ करके ही तो हम पिछड़ते चले जाते हैं। ये छोटी छोटी विवाद हैं, छोटी छोटी बातें हैं। क्या वो है भाई, अगर दक्षिण भारत के लोग सीखना चाहें हिंदी सीख, और सब बोलते हैं, दक्षिण भारत केरल वगैरह के आते हैं ना, तो बोलते हैं हिंदी जानते हैं, सब नहीं है, लेकिन फिर भी वो मतलब ऐसा शो करेंगे कि हम हिंदी जानते ही नहीं हैं, हिंदी जानते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से त्रिभाषाई जो है इसका मैटर था, जो उठाया था किसने, कोठारी भाषा ने। फिर अब ये कोठारी आयोग का गठन तो हो गया, इस तरीके से फार्मूला बना दिया गया, और इसके अलावा इसने कहा शिक्षा पर जो है जीडीपी का 6% वगैरह ये सब खर्च करना चाहिए। और वास्तव में जो है अभी तक हम 6% शिक्षा का पर जीडीपी मतलब जो हमारा राष्ट्रीय आय है उसका जो है 6% तक इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 4-4.25% ही जीडीपी का खर्च करते हैं शिक्षा पर खर्च करने की आवश्यकता है ज़्यादा। तो ये सब सारी चीज़ें जो कोठारी आयोग ने बहुत सारी बातें रखी थी, तो वो लागू भी हुई थी, तो उसको देखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया। वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। कब बनी, 1968 में। अभी तक तो ये आयोग गठित हो रहे थे सुझाव देने के लिए, लेकिन अब सरकार के स्तर पे क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। तो यहाँ से प्रश्न आता है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब गठित की गई, 1968 में। अब इसने कहा कि कोठारी आयोग की जितने भी बातें हैं, क्या वो सब सही ढंग से चल रही, लागू हो पाई कि नहीं आई। तो ये सारी बातें देखने के लिए फिर इसी 1968 के बाद 1986 में उल्टा कर दो, 8 आगे कर दो, 6 पीछे कर दो, तो ये 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी। क्या आई थी, अब भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो गठित हो गई, अब जितनी भी शिक्षा नीति आएंगी सबकी क्या नाम रहेगा, नई शिक्षा नीति, सबका नाम रहेगा नई शिक्षा नीति। तो 1986 में एक शिक्षा नीति आई थी जिसका नाम था नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति में जो है इसमें भी कुछ बातें थी कि प्राइमरी स्कूल को सार्वभौमिक किया जाए। सार्वभौमिक मतलब सब तक पहुँच हो, प्राइमरी स्कूल सब तक पहुँचना चाहिए, तभी तो मास्टर जी बुलाने जाते हैं बच्चों को, प्राइमरी वाले बच्चों की, घर में बैठे हो, चलो स्कूल चलो, सबको हाँ जो है साक्षर करना है, सबको पढ़ाना है। तो ये सार्वभौमिक हो गया, मतलब सबको मिलना चाहिए, अनिवार्य रूप से सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है आई यहाँ पर। और इसके अलावा जो है 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, ये महत्वपूर्ण था। ये एक संविधान संशोधन है। जब लोग संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कुछ संशोधन होते हैं संविधान में, तो उसी के अंतर्गत एक संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन। अब तक शायद 105 या 106 संशोधन हो चुके हैं आज के वर्तमान समय में, लेकिन ये उस समय 2002 में कौन सा संशोधन था, 86वां। तो इस संशोधन के तहत ये कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो है इनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, इनको जो है निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा
जो है शिक्षा को अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया? शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। किसी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का क्या है? फंडामेंटल राइट। अब ये अधिकार तभी बनेगा जब जो मौलिक अधिकार है उसमें इस बात को लिखा जाएगा। जो हम पढ़ेंगे जो है संविधान, तो उसमें पढ़ेंगे कि जो है एक चैप्टर है मौलिक अधिकारों का, जिसमें पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो उस मौलिक अधिकार में शिक्षा को भी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। किस संशोधन से? 86वें संशोधन से 2002 में। तो उसमें संविधान में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। पहले अनुच्छेद 21 था, अब अनुच्छेद 21 में 21A लिख करके जोड़ दिया गया नया अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद? 21A। ये अनुच्छेद मतलब नंबर होते हैं जहाँ पर बातें लिखी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद। भाई अगर मान लो ऐसे ही किताब में लिख दें कोई बात कहीं पर, तो फिर ढूंढने में दिक्कत होगी ना। तो संविधान निर्माता क्या करते, मतलब उन्होंने क्या काट निकाला कि एक इनको नंबरिंग दे देते हैं। जो बातें हम कह रहे हैं इन बातों को कहते जाएं और साथ में इनको नंबर देते जाएं, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। तो ऐसे करके नंबर में बातों को लिखते गए। अब बीच में जोड़ना है, बीच में नई बात जोड़ना है, तो क्या करोगे? उसी में ABCD लगाते जाओगे ना। भाई जैसे 1 नंबर में कह दिया कि भारत राज्यों का संघ है। अब कहा गया कुछ और नई चीज़ जोड़नी है कि इसमें और बढ़ाना है, एक ही नंबर में जोड़ना है और उसी संबंधित बात होगी, तो एक ABCD ऐसे जोड़ते चले जाएंगे ना। तो ऐसे ही 21A जोड़ दिया गया। 21A संविधान के जो है अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद जोड़ करके और लिख दिया गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो प्राप्त करने का उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगर ऐसा राज्य नहीं करती है, अगर राज्य नहीं करती है तो जो है ये जो है कल्याणकारी बात नहीं होगी। राज्य के लिए भी बात कही गई है, कल्याणकारी बात नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जोड़ा गया वहाँ पर। और इसके अलावा इतना ही नहीं, साथ में बगल अधिकार के साथ कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। हमारे संविधान में अनुच्छेद मतलब वो अनुच्छेद 51A में, पहले नहीं था, अनुच्छेद 51A एक नया जोड़ा गया है। पहले मूल कर्तव्य नहीं था, सिर्फ अधिकार था। बाद में जो है अनुच्छेद 1951A जोड़ करके कहा गया कि हमारे 10 क्या है? मूल कर्तव्य हैं। अभी बता रहे हैं, हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं। शुरुआत में जब जोड़ा गया था 51A में, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 11वां नंबर और बढ़ा दिया गया, 1 नंबर और बढ़ा दिया गया। और उसमें कहा गया कि शिक्षा का तो मौलिक अधिकार है तुम्हारे बच्चों को 6 से लेकर 14 तक, लेकिन गार्जियन का भी ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो 6 से लेकर 14 तक वर्ष की आयु के हैं उनको हाँको, भगाओ, जाओ घर छोड़ के जाओ, स्कूल पढ़ने जाओ। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अभिभावक का कर्तव्य क्या है कि हाँ अपने बच्चों को स्कूल भेजो। सिर्फ अधिकार बन गया तो इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन माता पिता का भी क्या है? कर्तव्य है अपने बच्चों को हाँकना, स्कूल जाओ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर 2 बातें जोड़ी गई और ये संविधान में जोड़ी गई, इसलिए इसको क्या कहा गया? संवैधानिक संशोधन। क्या कहा गया? संवैधानिक संशोधन। फिर अभी नई शिक्षा नीति 2020 लागू नहीं हुई, मतलब आया 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति ने अपनी जो है प्रस्ताव पेश किया। कब? 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो 29 जुलाई 2020 को भारत में एक नई शिक्षा नीति, तो अभी पहली शिक्षा नीति कब आई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, और दूसरी शिक्षा नीति जिसको नई शिक्षा नीति कहा गया 1986 में, और ये तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है? तीसरी शिक्षा नीति है। तो तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई। अभी तक हम लोग 10+2 में पढ़ते थे ना, 10+2 में, यही तो था। 10वीं के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 10+2 कहलाता है, ये शिक्षा नीति थी। अब इसने कहा 10+2 से काम नहीं चलेगा, अब पूरा हम मॉडल बनाकर दे रहे हैं और उस मॉडल के अनुसार क्या करना है? पढ़ाई करवाना है बच्चों का। तो इसने कहा 5+3, नई शिक्षा नीति में क्या है? 5+3+3+4, ये मॉडल बना के भेजा। इसने कहा कि ये मॉडल होना चाहिए, शिक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए? 10+2 की जगह 5+3+3+4 होना चाहिए। अब ये क्या बोला है समझ लो। जितने 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं वो पहले तो 3 साल प्री प्राइमरी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? प्री प्राइमरी में। 3 वर्ष किस में पढ़ेंगे? प्री प्राइमरी में, अर्थात प्राइमरी से पहले जो हम लोग पढ़ते नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं LKG, UKG, FUKG, पता नहीं कौन कौन से KG होते हैं, सब में पढ़ते हैं ना। PG से शुरू करते हैं और जो है PGP जाके ख़त्म हो जाता है। बच्चा शुरुआत कहाँ करता है? PG से। PG मतलब प्ले ग्रुप, और सबसे उच्च शिक्षा क्या है? PG, पोस्ट ग्रेजुएट। तो PG शुरू करते हैं और PG ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे अब पहले इसमें था, मतलब प्राइवेट स्कूलों में था, सरकार ने कहा कि अब इसको प्राइमरी यहाँ भी लागू करेंगे। तो 3 वर्ष का क्या कर दिया? प्री प्राइमरी।
फिर उसके बाद में प्राइमरी में कक्षा 1 में पढ़ेगा और कक्षा 2 में पढ़ेगा। फर्स्ट कक्षा और फर्स्ट तो 5 वर्ष हो गया कि नहीं। 3 तो प्री प्राइमरी में पढ़ेगा और 2 वर्ष कहाँ पढ़ेगा, कक्षा 1 में और कक्षा 2 में। तो इसको कहा गया 5 वर्षीय जो है फार्मूला, ये 5 वर्ष का फार्मूला ये तैयार हो गया। इसमें बच्चे की आयु 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद में कहा कि अब इसके बाद में जो है 3 वर्ष का मॉडल होना चाहिए। कौन सा मॉडल, 3 वर्ष। तो अब बाकी बच्चा प्राइमरी का कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। तो इसमें आयु रखी गई 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। इसमें आयु क्या रखी गई, 8 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे जो होंगे वो 3, 4, 5 में पढ़ेंगे, 3, 4, 5 क्लास में पढ़ेंगे। फिर आगे का 3 वर्ष जो आप यहाँ पर क्या बोलते हो, जूनियर हाई स्कूल, 6, 7 और 8, ये होगा 11 से लेकर 14 वर्ष तक, 11 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु। तो 6, 7, 8 क्लास में ये 3 वर्ष ये हो गया। फिर अब बचा आपका 9th से लेकर के इंटर तक, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो ये 4 वर्ष का हो गया ना, और ये 14 से लेकर के 18 वर्ष की आयु। तो ये मॉडल बनाया, ये क्या बनाया, नई शिक्षा नीति में ये नया मॉडल बनाया गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हम किस जो है हमारे बच्चे या हमारे भाई कौन सी एज में हैं और कौन से उस क्लास में पढ़ना चाहिए इनको। तभी इसी के हिसाब से जब पढ़ेंगे बच्चे तभी उनको आगे सफलता मिलेगी। मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ इसी हिसाब से होना चाहिए, तभी वो आगे किसी कंपटीशन में फॉर्म भरने लायक योग्य हो पाएंगे। तो ये नई शिक्षा नीति में ये फार्मूला बनाया गया जिसको कहा गया 5+3+3+4 फार्मूला। तो नया प्रारूप इस तरीके से, नहीं तो पहले 10+2 का प्रारूप था और इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब ये नई शिक्षा नीति भारत में जो है मतलब आई थी, तो हमने जो है इस पर एक पूरा बाकायदा जो है एनिमेशन करके एक वीडियो भी बनाया था, डाला था। अगर देखना हो तो जा करके वहाँ से आप जो है सर्च मार करके पूरा डिटेल में देख सकते हो कि क्या क्या है इसमें जो है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम मतलब कौन से ईयर में क्या हमको सीख सकते हैं, वो सारा हमने वहाँ पर डाल दिया था, पूरा मिल जाएगा वहाँ। तो इस तरीके से ये पूरा भारत में शिक्षा का क्या है, विकास क्रम है। भारत में शिक्षा का विकास क्रम है जो हमने देखा 1781 से शुरू होता है। कहाँ से, आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों के समय से। कहाँ से शुरू हुआ, 1781 से, मदरसा स्कूल से। कहाँ से, कलकत्ता के मदरसा स्कूल से, और पहुँच गए हम लोग नई दिल्ली के नए शिक्षा मॉडल पे। तो इस तरीके से ये पूरा जो है शिक्षा मॉडल जो तैयार हो गया भारत में। आज इसी के अंतर्गत हम लोग सब क्या कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक।